खिलाफ इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि पंच से लेकर के प्रधानमंत्री तक इनका है, और कांग्रेस वालों के खिलाफ इसलिए नहीं बोल सकते कि कब कौन सा कांग्रेसी भाजपाई हो जाए, ये किसी ज्योतिषी का बाप नहीं जानता। तो अपन काय को रिस्क लें, इसलिए कोई राजनीतिक बात नहीं करेंगे। आप लोग भी राजनीतिक होके सुनना मत। अगर किसी भी पार्टी के सदस्य फिलहाल में हो तो थोड़ी देर के लिए इस्तीफा दे देना, घर जाते समय फिर मिस कॉल मार के फिर ज्वाइन कर लेना। 2 घंटे में जो काम रुकेंगे वो कोई बात नहीं है, इतना तो मैनेज हो जाएगा। कवियों का परिचय आप सबके मध्य में करा दिया गया है। 11 कवियों की टीम है, 11 कवियों की टीम है और 3 स्थानीय है। जहां तक की सूचना में फिलहाल 3 स्थानीय है, आगे और बढ़ जाएं तो कोई गारंटी नहीं है। जितने तो श्रोता नहीं है जितने कैमरे वाले आ रखे हैं। और आप जानते हैं भैया, सुनो ना, हम कर रहे हैं ना, हम कर रहे हैं। आप सब चिल्लाते रहोगे तो कैसे चलेगा? उसे सेटिंग तो करने दो। कैमरा वाला वही बनता है जिसे सेटिंग करनी आती है, और वो भी अपने घर में नहीं। तो उसे सेटिंग कर लेना तो फिर वो बैठ जाएगा। अब थोड़ी देर के मैं इतना खूबसूरत भी नहीं हूं कि तुम 2 मिनट मुझे नहीं देखोगे तो तुम्हारा चैन, आवाज तो जा ही रही है ना कान में। एक बार जोरदार तालियां बजाओ। भाई साहब, जो लोग खड़े हैं उनसे मेरी प्रार्थना है, आपको भी बैठना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है, और पुरुषों में ही बैठना पड़ेगा, वो भी कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए आप बैठ जाओ, तरलता चाहिए इसको। भाई साहब, इसकी आवाज कम करेंगे ना थोड़ी सी तो गूंजेगी नहीं, क्योंकि हॉल है और निकलने के लिए आवाज है नहीं, तो इसलिए गूंजेगी। अब मैं एक सूचना और दे रहा हूं, उन सबका अभिनंदन करते हुए जो लोग बारिश के कारण स्थानांतरित हुए इस कार्यक्रम में, वहां से यहां तक आ गए, वो लोग बैठे हैं। पर जिन भी लोगों को पुरुष होकर के ज्यादा बोलने की आदत है, मतलब जो लोग थोड़ी देर भी चुप हो ही नहीं सकते, होता है कई बार, टेक्निकल होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज के कवि सम्मेलन में उन लोगों को नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि हॉल है। आप जरा सा भी कोलाहल करेंगे, पड़ोसी से तम्बाकू मांगेंगे, इतने में हमें पता चल जाएगा कि तुमने तम्बाकू मांगी है, और जो कवि कविता पढ़ रहा होगा वो अपनी तम्बाकू भूल जाएगा। इसलिए आज आपको अतिरिक्त धैर्य और अनुशासन दिखाना पड़ेगा, तब इस कवि सम्मेलन का आप आनंद ले लोगे। आप केवल व्यवस्था बदलने से इस कवि सम्मेलन का आनंद नहीं ले पाओगे, अपनी आंतरिक अवस्था को बदलने के बाद ही इस कवि सम्मेलन का आनंद लिया जा सकता है। मेरे इस प्रस्ताव पर मोहर लगाइए। इसलिए आप सब लोगों को अब बोलने का काम मेरे जिम्मे, और इन मंच पर जिन कवियों को बुलाया जाएगा उनके जिम्मे। परम आदरणीय दादा कमलेश राजहंस जी, हिंदी कवि सम्मेलन का एक 50-60 साल का एक पूरा कालखंड इस मंच पर विराजमान है। इस वाचिक परंपरा का आधी शताब्दी से ज्यादा का समय उन्होंने मंच पर बिताया है। ऐसी वरेण्य उपस्थिति में और मुस्कुराता हुआ तेजस्वी चेहरा सम्मानीय विधायक जी का है। उनके चित्र को ही देख करके लग रहा था कि कोई कला और संस्कृति से जुड़े हुए व्यक्तित्व का क्षेत्र में हम कविता सुनाने जा रहे हैं। उनके व्यक्तित्व के लालित्य को प्रणाम करता हूं। आपकी बहुत कुशल और समन्वय पूर्ण व्यक्तित्व की धनी आदरणीय एसडीएम महोदया, उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। आप सब वरिष्ठ लोग, पुलिस को प्रणाम करता हूं। भाई साहब, आज सौभाग्य यह है कि हमारी पुलिस भी सुनेगी, किसी की सुने नहीं सुने पर आज कवियों की तो सुनेगी, इसलिए पुलिस के सम्मान में जोरदार तालियां बजाओ। कोरोना काल में आप इन्हीं के कारण जीवित हैं, इन्हीं के कारण, इन्हीं की सेवा से आज कोरोना काल में डॉक्टर और पुलिस ने अगर हमारी सेवा नहीं की होती तो भाई साहब आज हम लोग ये उत्सव नहीं मना रहे होते। इन्होंने जो सेवा की उसके प्रति कृतज्ञता रखिए। डॉक्टर्स ने बहुत सेवा की, पर डॉक्टर्स पूछ लेते थे जब दूसरी वैक्सीन लगवाने जाओ कि भाई साहब पहली वाली कहां लगी थी आपको, लेकिन पुलिस वालों ने तो ये भी नहीं पूछा। उन्होंने तो जिधर देखा आदमी को उधर ही सैनिटाइज करके घर भेजा। जो लोग मैदा लेने गए थे वो सूजी लेकर के घर लौटे। तो ऐसे लोग, ऐसा पुलिस हमारे बीच में विराजमान है। आप सबसे निवेदन है भाई साहब, आप बैठ जाइए, क्योंकि रेल की पटरी पर वही आदमी कट के मरता है जो ये तय नहीं कर पाता है कि इस तरफ जाना है कि इस तरफ जाना है। आप तय कर लो कि आपको कवि सम्मेलन सुनना है तो बैठ जाइए, अगर नहीं सुनना है तो दूसरा विकल्प आपके लिए, आपके जीवन में है, आप वो जाकर के सुनो।
मैं इस कवि सम्मेलन का आगाज करना चाहता हूं। बड़ी लंबी टीम है, सशक्त टीम है। परिचय आदरणीय सुरेंद्र सार्थक जी ने मुझे पहली बार बुलाया है। उनकी उपस्थिति को प्रणाम करते हुए, मैं जब इतना छोटा सा बच्चा था तब ओरछा में आदरणीय सुरेंद्र सार्थक जी आए थे और उस समय उन्होंने जो कविताएं सुनाई थी उसी के दुष्परिणाम के कारण मैं कवि बना। अगर इन्होंने मेरे गांव में आकर के कविताएं नहीं सुनाई होती तो मैं कवि ना बनता। इसलिए जो कुछ भी गलती हो वो आप इनसे हिसाब किताब करना, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। मैं एक बार जोरदार तालियां बजाइए और इस कवि सम्मेलन को प्रारंभ करिए। मैं 4 पंक्तियां इसकी बुनियाद में रख रहा हूं कि कई पीढ़ी से पालन है, ये पुरखों ने बताया है। आप जब तक बोलते रहेंगे कवि सम्मेलन प्रारंभ में, मुझे पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए। एक भी आदमी बोल रहा हो आप उसे बताइए तो उसको बाहर निकालें। भाई साहब, आप पुरुष होकर के इतना बोल रहे हैं, आप पुरुष ना होते तो कितना बोलते। हमको पैसे दिए हैं नगर पालिका ने बहुत सारे इसी काम के लिए, उसका इस्तेमाल कर लो। कई पीढ़ी, 4 पंक्तियां अच्छी लगे तो फिर महोत्सव करिएगा, प्रारंभ करिएगा। देश किन परिस्थितियों में है, हम किस यात्रा पर हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है, 4 पंक्तियां उसकी बुनियाद में रखता हूं। एक सांस्कृतिक व्यक्तित्व विराजमान है कि कई पीढ़ी से पालन है, ये पुरखों ने बताया है। जो करना श्रेष्ठतम होगा सनातन ने सिखाया है। इसकी हर प्रथा, हर रीत में विज्ञान होता है। ऋषियों की तपस्या और अनुसंधान होता है। यहां हर एक, भैया आप खड़े हो जाओ, भैया आप सही कह रहा हूं, आप चेक वहां, आप खड़े हो जाओ। आप बात क्यों कर रहे हो, आप बात करोगे। आज हॉल है, आप बाहर होता कार्यक्रम तो हम इतना ना टोकते। आप कोशिश करो, बचपन में अंडा हुप खेला है कभी, नहीं खेला तो खेलो। आज कई पीढ़ी से पालन है, ये पुरखों ने बताया है। जो करना श्रेष्ठतम होगा सनातन ने सिखाया है। इसकी हर प्रथा, हर रीत में विज्ञान होता है। ऋषियों की तपस्या और अनुसंधान होता है। यहां हर एक परिपाटी का कुछ तो अर्थ होता है। कुछ भी ना निरर्थक है, कुछ ना व्यर्थ होता है। चौथी ही पंक्ति पर अब आपकी चेतना चाहिए, समग्र चेतना। कुछ भी ना निरर्थक है, कुछ ना व्यर्थ होता है। इसकी मान्यताओं के छिपे हर मर्म को समझें। हमारा धर्म है कि हम सनातन धर्म को समझें। हमारा धर्म है कि हम सनातन धर्म को समझें। हंसी बांटते हैं, खुशी बांटते हैं, हंसी बांटते हैं, खुशी बांटते हैं। ये दौलत तो हम हर घड़ी बांटते हैं, कोई तनाव नहीं। हमसे लोग कह रहे थे, भाई साहब आपको यूट्यूब पर सुना, आपसे एक शिकायत है कि आप सरकार के पक्ष में कविताएं पढ़ते हो। कवि तो असली वो होता है जो सरकार के विपक्ष में कविता पढ़े। मैंने कहा भाई साहब मैं 2014 तक सरकार के विपक्ष में ही पढ़ता था, फिर हमने ऐसी पढ़ी कि सरकार हमारे पक्ष में आ गई, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हंसी बांटते हैं, खुशी बांटते हैं। मेरे सिंगापुर में एक रूपेश जी करके मित्र रहते हैं, वो मुझसे पूछ रहे थे कि भारत में लोग सुखी हैं कि दुखी हैं। मैंने कहा भाई साहब लोग सुखी भी हैं और दुखी भी हैं। बोले कैसे? मैंने कहा जो भारत माँ के लाल हैं वे सुखी हैं, जो दलाल हैं। हंसी बांटते हैं, खुशी बांटते हैं, ये दौलत तो हम हर घड़ी बांटते हैं। जिन्हें बांटना है अंधेरे वो बांटें, हमारा काम है रोशनी बांटते हैं। हमारा काम है रोशनी बांटते हैं, हमारा काम है रोशनी बांटते हैं। इस कवि सम्मेलन के आगाज करना चाहता हूं मां शारदे के स्तवन से। इस समय कहा उनके परिचय में कि देश गुजरात से चलता है, कि गुजरात तय कर रहा है कि आगे क्या होने वाला है। मैं चाहता हूं कि इस कवि सम्मेलन का भविष्य भी हम वहीं से प्रारंभ करें। गुजरात से आदरणीय सोनल जैन जी पधारी हैं। वह माँ सरस्वती की बहुत स्नेहल पुत्री हैं, दुहिता हैं, बहुत सुंदर काव्य पाठ करती हैं, प्रेम प्यार श्रृंगार मनोहार के गीत गाती हैं। माँ सरस्वती की इन पर इतनी कृपा है कि अगर कोई कुंवारा इनके गीत सुन लेता है तो अगले वर्ष तक उसकी लगन लग जाती है। लेकिन यह कृपा उनको तब तक भी प्राप्त होती है जब माँ सरस्वती उनके ऊपर कृपा कर दें। इसके लिए वो अपनी माँ वाणी से माँ सरस्वती को आमंत्रित करें। आप सब उनमें भावपूर्ण ढंग से साथ दीजिएगा। भाई साहब आप उठ करके जा रहे हैं, अगर पहले ही कभी के पहले उठ करके जा रहे हैं तो आई क्यों थे?
घर से किस कारण भेजा गया था आप सोचिएगा। आप क्या थोड़ी सी तल्लीनता चाहिए। पहले ही 4 पंक्तियों से उनको आमंत्रित कर रहा हूं कि जीवन की हर मुश्किल को वो ही आशा कर सकती है, जिसको सब नाना कहते हैं उसको हां कर सकती है। जब भी कोई विपदा आए उन चरणों में जाना तुम, दुनिया की हर मुश्किल का हल केवल मां कर सकती है। जोरदार तालियां बजाइए